और चलिए अब शुरुआत करते हैं लाख टके की बात की। सबसे पहले खबर, उत्तर प्रदेश में शीत सत्र के आखिरी दिन माहौल काफी गर्म रहा। विपक्ष की तरफ से मुद्दे उछाले जा रहे थे और सीएम योगी एक एक करके उसका बेबाकी से जवाब दे रहे थे। चाहे रोजगार का मसला हो या फिर सुरक्षा का या फिर जातीय जनगणना का ही क्यों ना मसला रहा हो, अखिलेश यादव ने सवाल पूछे तो सीएम योगी ने करारा पलटवार भी किया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा यूपी में जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है, तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देती है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है, तो सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधियों का इलाज हुआ। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना करवाने की बात कही, तो सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि गरीबों को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। वहीं पर सदन में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जब भेदभाव का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी के लिए जाति एक झुंझुना है, जब मन करता है चुनाव से पहले बजाने लगते हैं। आपको भी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सदन में आखिरी दिन सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में देखो बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मौका उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के शीत सत्र का था, लेकिन सदन में माहौल काफी गर्म रहा। डे 1 से विपक्षी पार्टी सियासी मोर्चों पर थी, लेकिन जवाब चुन चुन कर दिया जा रहा था। और सत्र के दौरान मौका भी ऐसा आया जब सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए, क्योंकि मुद्दा जीरो टॉलरेंस की नीति का था, मुद्दा सुरक्षा और महिलाओं का था। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे तो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। रोजगार, स्वास्थ्य और डेंगू पर संग्राम छेड़ दिया। यहाँ तक कि जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद, अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। और अटल आवासीय विद्यालय उसका एक मॉडल विद्यालय बन रहा है। एक बार जाइए, वहां के स्टैंडर्ड को देखें। एक बार मैं अपील करूंगा, एक बार जरूर विजिट करें। आपसे भी और आपसे भी कहूंगा, क्योंकि बच्चे सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उनकी कोई जाति नहीं है। उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो। वे प्रदेश की अमानत हैं। और उन बच्चों को लेकर के अगर आप एक बार थोड़ी भी वहां ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर इसको आगे बढ़ाने मत, क्योंकि इस वर्ष अभी इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 57 जनपदों के लिए धनराशि जारी करने जा रहे हैं कि 18 जनपदों के बाद जो शेष जनपद हैं उनमें भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे।
हालांकि जातीय जनगणना पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अपनी बात रख रहे हैं। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, तो वहीं इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना के पक्ष में जवाब दिया था। होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जातीय जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जातीय जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। देखिए, केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। यानी विधानसभा का सत्र घूम फिर कर जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्रित रहा, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जाति धर्म से नहीं बल्कि महिलाओं गरीबों का विकास योजनाओं से होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान के बाद अब आरएलडी के नेता भी बागी तेवर दिखा रहे हैं और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उठा रही है। दरअसल बीजेपी में आज तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें आरएलडी का साथ छोड़ने वाले नेता भी शामिल हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं बीएसपी के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर 2 दिन पहले आरएलडी का साथ छोड़ने वाले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव अवधेश भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी इस बार बीजेपी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को साधा है, बल्कि आरएलडी से लेकर बीएसपी तक में सेंधमारी की गई है, जो कि अब विपक्ष पर भारी भी पड़ने वाला है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष पर एक साथ चौतरफा वार किया है। एक ही दिन में बीजेपी ने यूपी की 4 विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है, और ये झटका ऐसा वैसा नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के मनोबल को तोड़ने जैसा है, क्योंकि विपक्ष में सेंधमारी कर बीजेपी ने अपने कुनबे को और मजबूत, बेहद मजबूत कर लिए हैं। सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंचल, बसपा के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह, आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह और कांग्रेस के पूर्व महासचिव अवधेश सहित कईयों ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले अपने सभी साथी, हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपना परिवार का सदस्य बनने पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज कई अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों ने इसमें मान्य जनप्रतिनिधि रहे हैं और संगठन के पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में जिनकी बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है, ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बने हैं। वो इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई पार्टी के नेता, विधायक, सांसद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जो अब विपक्षी नेताओं को भी लुभाने लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप इतने बड़े विशाल परिवार के सदस्य बने हैं। आप सबका हम हृदय से परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाइयां देते हैं। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। आज उत्तर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। कल तक उत्तर प्रदेश को जो अपराधियों का चरागाह कहा जाता था, आज डेवलपमेंट के मामले में पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से कई सपाई कांग्रेस का दामन थाम लिए थे। इस बीच जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में भी घमासान मचा हुआ था। 2 दिन पहले ही पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह, अमित कुमार पटेल और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन ये लोग बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, ये तस्वीर आज क्लियर हुई। दरअसल पश्चिमी यूपी की करीब 22 लोकसभा सीटों पर जाट वोट निर्णायक भूमिका में है और राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक माने जाते हैं। जयंत चौधरी का यहाँ खासा प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी किसी तरह इन वोटर्स को अपने साथ रखना चाहती है। भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और अब तमाम आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुटता के तमाम दावे करता रहा हो, लेकिन पार्टी के अंदर मचे कलह क्लेश से चाहे अखिलेश हो या जयंत या फिर मायावती, सभी अब तक अनभिज्ञ हैं, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच राज्यों में चुनावी परिणाम से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके बाद सियासी गलियारों में काफी तनाव है। बीजेपी 5 में से 3 राज्यों में जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस एग्जिट पोल को गलत बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनावी परिणाम एग्जिट पोल के इर्द गिर्द रहे तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि अगर एग्जिट पोल को समझे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के 230 सीटों में से बीजेपी को 130 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं पर कांग्रेस को 97 सीटें मिलने का अनुमान है और अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी को 106 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो क्या अगर चुनावी नतीजे ऐसे ही रहे तो 2024 में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ेगा? आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। राज्यों के विधानसभा चुनाव का रण सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि चुनाव परिणाम इन राज्यों की राजनीति का टेस्ट ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में इन राज्यों के जो महा एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 230 सीटों में से बीजेपी को 130 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 97 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 199 सीट में से बीजेपी को 106 सीट और कांग्रेस को 80 सीट मिल रही है, यानी बीजेपी मध्य प्रदेश में पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक वापसी कर रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस को पटखनी देती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अभी आपको आगे दिख रही है। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना हो, मिजोरम हो, यहाँ तो बीजेपी देखिए दक्षिण के राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कांग्रेस चुनावी राज्यों में कमजोर साबित हुई तो क्या 2024 में कांग्रेस को इंडी गठबंधन के नेतृत्व का मौका मिलेगा?
या फिर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल खुद को कांग्रेस के सामने ऑप्शन रखने वाले हैं। मोदी जी के उस कॉन्सेप्ट का परिणाम है जिसमें सबका साथ, सबका विकास की बात कही गई। आज देश के आम आदमी की सोच बदली है। क्या सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव के पहले का, यानी फाइनल में एनडीए ऐसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेगी? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर पूरा देश विश्वास करता है और ये उसी का परिणाम है कि मेजॉरिटी पीपल आज सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए 3 तारीख को इंतजार करिए। देखिए 3 तारीख को यानी परसों जब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के जब परिणाम आएंगे तो आप सब देखेंगे कि वहां की 5 राज्यों की जनता का मन, जनता का विश्वास और जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के हर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया, हर प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए पूरे मन से और पूरे लगन से काम किया, इससे आम जनमानस को हमारी भारतीय जनता पार्टी पे, हमारी मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है और 5 राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। दरअसल एक तरफ इंडी गठबंधन के दल एकता और एकजुटता के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले लड़ने के प्लान बी को भी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ये पार्टियां दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि नतीजों के बाद तय करने में आसानी हो। क्योंकि जब एमपी में बिना कांग्रेस को समर्थन दिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा की लड़ाई खुद लड़ी, ऐसे में अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो गठबंधन की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुरंग से बाहर आए मजदूरों की दास्तान सुनकर आज सीएम योगी भी भावुक हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर सिलक्यारा टनल में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी सकुशल वापसी के बाद हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुश्किल घड़ी में मुसीबतों का सामना करने वाले श्रमिकों का हौसला अफजाई की और गिफ्ट भी दिए। आपको भी दिखाते हैं मजदूरों की दर्द भरी दास्तां, जब आई जान में जान। ये वो करमवीर हैं जो 17 दिनों तक सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, जिन्होंने करीब 3 हफ्ते तक सूरज की रोशनी नहीं देखी, जो जमीन पर चादर बिछाकर करवटें बदलते रहे। और जब वो 41 करमवीर बाहर आए तो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने उनका स्वागत किया। टनल में फंसे 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के थे, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की और उनका हाल जाना। अच्छा लगा, सब लोग सकुशल सुरक्षित वापस आए हैं और आज आप लोग अब यहाँ से अपने घर जाएंगे। क्यों? परिवार के लोग सब पीछे वाले परिवार के लोग हैं। सुरंग से मौत को मात देकर लौटे मजदूरों ने जब आप बीती सुनाई तो सीएम योगी भी भावुक हो गए। उन्होंने मजदूरों के साथ ही उनके परिजनों का भी ढाढ़स बढ़ाया और हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए। साथ ही सीएम योगी ने मजदूरों की जुबानी सुरंग की हैरान करने वाली कहानी भी सुनी। तो वहाँ पर जब खाने पीने की सामग्री आने लगी और बाहर से काम चलने लगा तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे सर। तो सर वहाँ जी सर लाइट तो सर हम लोग का 1 मिनट भी लाइट नहीं कटा। अंडरग्राउंडिंग केबल कंपनी वाले सर मतलब पहले से ये सब अपना करके रखे, ऐसा कोई आपदा हो तो परिस्थितियां में सर बंदे झेल सकें। बाकी सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर नरेंद्र मोदी जी सर और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी सर, और हमको ये अच्छा लगा कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर पल की खबर सर पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर हर पल की खबर लेते थे सर। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजदूर कैसे बाहर आने के लिए तड़प रहे होंगे। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कैसे मजदूरों ने 17 दिनों तक दिन और रात एक कर दिए होंगे। इस बात का एहसास किया जा सकता है अगर वहाँ सुविधा नहीं पहुँचती तो क्या मंजर होता, क्योंकि जो तस्वीर टनल के अंदर से सामने आई है उससे ये साफ हो जाता है कि सरकार की तरफ से करमवीरों के लिए काफी इंतजाम किए गए थे। खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो
मुंह बंद हुआ है। हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के। उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। 41 के 41 मजदूर अब टनल की कैद से आजाद हो चुके हैं और इसका श्रेय वो पीएम मोदी और सीएम योगी को दे रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को टनल के अंदर खाने पीने के लिए ज्यादा मात्रा में सामान भेजा गया था और तमाम इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से मजदूरों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और इसी तरह उन्होंने 17 दिन टनल के अंदर काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। और आज सीएम योगी के साथ ही पूरा देश उनकी हिम्मत और जज्बे को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में एक महिला पार्षद की गांधीगिरी देखने को मिली है। अपने वार्ड में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की शिकायत न सुनने पर पार्षद ने जलकल ऑफिस पहुंचकर इंजीनियर की आरती उतारी। महिला ने इंजीनियर के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर पूजा भी की। इतना ही नहीं, महिला पार्षद ने अधिशासी अभियंता को माला पहनाकर बताशे भी चढ़ाए। दरअसल वार्ड नंबर 14 में पिछले 6 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। वार्ड में करीब 5000 लोग रहते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।